अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बहुत सारे चोरों के किस्से कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत सारे चोरों के किस्से कहानियाँ मैंने आपको सुनाई होंगी। बहुत सारे चोरों के बारे में ये होता है कि वो चोरी करता है, अमीरों के घर लूटता है, गरीबों में बांटता है। कई ऐसे फिल्मों में भी दिखाया गया है। 2009 में एक मलयालम फिल्म आई थी और सुकुमार उसके हीरो थे और डायरेक्टर थे जोशी। डायरेक्टर जोशी की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सुपर हिट हुई थी 2009 में। फिल्म का नाम था रॉबिन हुड। फिल्म एक ऐसे चोर, एक ऐसे क्रिमिनल के इर्द गिर्द कहानी उसकी घूमती है जो अमीरों को निशाना बनाता है और गरीबों को बांटता है, और इस तरीके से उसके इलाके के लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं। इत्तेफाक से अभी पिछले हफ्ते उन्हीं डायरेक्टर साहब जोशी जी के घर पर कोच्चि में, केरल के, एक चोर दाखिल होता है। वो ग्राउंड फ्लोर पे अपनी फैमिली के साथ सो रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे चोर जाता है। वहाँ जाने के बाद कैश और ज्वेलरी, जिसकी कीमत कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए है, वो उस पर हाथ साफ करता है, वहाँ से निकलता है और चला जाता है। जिन शख्स ने ये फिल्म बनाई थी 2009 में रॉबिन हुड, उनके घर में चोरी करने वाला असल में खुद एक रॉबिन हुड था। कम से कम पूरे उसके इलाके में जो कहा जाता है, जो पुलिस की स्टेटमेंट है, खैर वो आगे। तो अब रॉबिन हुड फिल्म बनाने वाले के जो डायरेक्टर हैं, उनके घर में ही चोरी हो गई, करीब 1 करोड़ रुपए। सुबह आँख खुली तो देखा कि सब गायब। फौरन पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आई। चूँकि एक डायरेक्टर के घर में इस तरीके से चोरी का मामला था, और वो भी पॉश एरिया, डायरेक्टर साहब ठीक ठाक, अच्छी खासी मलयालम फिल्म में उनकी पहचान है। अब केरल पुलिस जुट गई। केरल पुलिस ने तमाम CCTV फुटेज ये सब देखना शुरू किया। जब देखना शुरू किया तो उन्हें एक गाड़ी नज़र आई, होंडा एकॉर्ड, और उससे गाड़ी की धुंधली सी तस्वीर मिली एक जगह। अब उस गाड़ी के ज़रिए पुलिस ने फिर बाकी उस इलाके में उस वक्त रात को कौन कौन से फ़ोन एक्टिव थे उस पर ध्यान दिया, लेकिन कोई सस्पिशियस फ़ोन नंबर मिला नहीं। तो अब ये देखकर एक गाड़ी थी। अब उस गाड़ी को आसपास के जितने भी टोल थे या बाकी CCTV कैमरे लगे थे, उसके ज़रिए पकड़ने की कोशिश की गई कि ये गाड़ी कहाँ से आई, किस तरफ गई। इत्तेफाक से एक जगह पर एक ANPR कैमरा लगा हुआ था। ANPR कैमरा जो होता है वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जो होता है, तो उसको पकड़ के, जैसे आजकल होता है हर शहर में लग गया है, ख़ास नंबर होता है डिजिटल, जिससे फ़ौरन सारी चीज़ें आपके चालान वालान ये बाकी सब पता चल जाता है। तो एक ऐसे ही कैमरे में उस गाड़ी का नंबर प्लेट दर्ज हुआ। जब नंबर प्लेट दर्ज हुआ, उसके बाद अब बाकी के टोल प्लाजा को चेक करना शुरू किया गया। तो चूँकि अब रात को चोरी हुई थी और सुबह रिपोर्ट लिखाई गई, वक्त बीत चुका था, तो पुलिस पीछा करती रहती है। अचानक पता चलता है कि ये गाड़ी जो है मलयालम से कर्नाटक बॉर्डर में दाखिल हो गई है, तो केरल से। तो केरल पुलिस अब कर्नाटक पुलिस को अप्रोच करती है, और इस गाड़ी का अब तक लोकेशन अब मिल रहा है कि ये कर्नाटक बॉर्डर से आगे जा रही है। कर्नाटक बॉर्डर को ये सूचना मिली। इसके बाद उडुपी के पास इस गाड़ी को कर्नाटक पुलिस रोकती है, गाड़ी को रोकती है, ड्राइवर को हिरासत में लेती है, गाड़ी अपने कब्जे में लेती है, केरल पुलिस को खबर करती है, केरल पुलिस उडुपी पहुँचती है, और अब उस गाड़ी के ड्राइवर और उस गाड़ी को लेकर वापस कोच्चि केरल पहुँच जाती है। वहाँ जाकर पूछताछ होती है, गाड़ी की तलाशी ली जाती है। गाड़ी के अंदर से वो चोरी का सारा सामान बरामद हो जाता है जो डायरेक्टर जोशी के घर से चोरी हुई थी, और ये सब कुछ 15 घंटे के अंदर हो गया। 15 घंटे में चोर भी पकड़ा गया। अब जब ड्राइवर से पूछताछ हुई, इसका नाम पता चला, उसका नाम है मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान की पूरे कार की तलाशी ली गई, उसकी तलाशी ली गई। पूरे कार से सिर्फ हथियार के नाम पर एक स्क्रू ड्राइवर मिला। पुलिस ने कहा तुम चोरी करने आए हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। जब उसकी कहानी सामने आई तो पुलिस वाले भी सोच रहे थे कि करूं क्या, लेकिन चोरी तो की है तो सज़ा मिलनी है। अब पुलिस ने उस चोर की पूरी कुंडली निकालनी शुरू की और वो कहानी बोलता रहा। जब कहानी बोलता रहा तो उसके बाद जो उसकी पूरी कहानी सामने आई, वो पूरी कहानी कुछ यूँ है जो बेहद दिलचस्प है।
मोहम्मद इरफान बिहार के समस्तीपुर के एक इलाका है पुपरी, वहाँ का रहने वाला। फैमिली ठीक ठाक थी, लेकिन फिर एक रोज़ वो अपनी बहन के ससुराल जाता है। वहाँ उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की से उस गुलशन प्रवीण नाम प्यार हो जाता है। गुलशन भी उसे प्यार करती है। दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन दोनों परिवार की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर लेते हैं। इनको 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और बेटा। इरफान उस वक्त एक कपड़े की दुकान चला रहा था, एक छोटा मोटा होटल भी खोला था, लेकिन वो सब ठीक से चल नहीं रहा था, नुकसान हो रहा था। और उसके नुकसान होने की एक वजह यह भी थी कि जो भी उससे मदद मांगने आता वो उसकी मदद कर देता। ये सिलसिला चलता रहा। अब अचानक इरफान की एक बहन की शादी की घड़ी आ गई। पैसे थे नहीं। वो निकल गया सीतामढ़ी से सीधे दिल्ली। दिल्ली आता है। ये बात है 2012 की। दिल्ली आने के बाद इधर उधर भटकता है, चूँकि वो थोड़ा पढ़ा लिखा था। अब वो गूगल से सर्च करता है कि दिल्ली में पॉश एरिया कौन कौन से हैं, कहाँ अमीर लोग रहते हैं। दिल्ली में एक एरिया है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। वहाँ गूगल में वो कुछ देखता है। उसके बाद एक रात सबसे पहले एक जगवार चोरी करता है, और इस चोरी की जगवार में वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक कोठी में पहुँचता है। जगवार बाहर लगाता है, कोठी के अंदर जाता है। लोग सो रहे थे और उसका तरीका सिर्फ एक था, स्क्रू ड्राइवर। उससे दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, कैश और बाकी जो चीज़ें मिली लेकर बाहर आता है। टोटल जो था वो करीब 65 लाख का माल जो है उसने चोरी किया, कैश और जेवर। चोरी करके वो निकल गया। अब उसे पता ही नहीं था कि उसने किसके घर में चोरी किया। जगवार से आया और चला गया। सुबह जब कंप्लेंट आई तो पता चला वो घर एक जज साहब का है। तो एक जज के घर में दिल्ली में चोरी हो गई। पुलिस वालों के हाथ पैर फूले कि ये क्या है। अब जब तफ्तीश की तो पता चला कि भाई एक ही सस्पेक्ट यहाँ पे आया था, वो कोई जगवार में था। तब उसका नाम जगवार ठीक पड़ा। पुलिस उसको तलाश करती रही, हाथ आया नहीं। थोड़े दिन के बाद गाजियाबाद में एक चोरी हुई, एक और अमीर शख्स के घर में। उसके यहाँ से करीब 1 करोड़ थे। इस बार कविनगर पुलिस स्टेशन ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जज साहब का केस भी खुला। फिर उसको जेल भेजा गया, जेल रहा, फिर जमानत पर बाहर आया। बाहर आने के बाद घर पहुंचा। पैसे अब भी उसके पास थे। अपनी बहन की शादी कराई। जो बाकी पैसे थे 20% अपने पास रखता और बाकी सारा बांट देता। तो जो भी लोगों की शिकायत, सड़क ठीक नहीं है वो सड़क ठीक कराता, जो शादियां हैं वो कराता, किसी के इलाज की ज़रूरत है वो कराता। तो लोगों की उम्मीद उससे बढ़ गई। थोड़े दिन घर पे रहा, फिर उसने कहा फिर निकलता हूँ। गुलशन को ये बात पता थी कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन वो कहता था कि मुझे बहुत सारे लोगों की मदद भी करनी है। तो कई बार ये भी हुआ, उसके साथियों ने कहा जो उनके बारे में जानते थे कि इतनी दूर दूर क्यों जाते हो। तो उसने कहा नहीं, मैंने कसम खा रखी कि मैं अपने गांव, अपने शहर और अपने राज्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। जब भी करूंगा मैं बिहार के बाहर करूंगा। ये जो डायरेक्टर जोशी जिन्होंने रॉबिन हुड फिल्म बनाई थी, इनके घर में चोरी करने के लिए इरफान सीतामढ़ी बिहार के अपने गांव से होंडा एकॉर्ड चलाकर, मतलब बिहार से केरल पहुंचा था। लगभग 2800 किलोमीटर की दूरी है ये, 2800 किलोमीटर। पूरे 1 हफ्ते में वो पहुंचा था आराम से चलते चलाते हुए। और 1 हफ्ते पहुंचने के बाद जिस दिन ये दोपहर को पहुंचा, उसी रात वहाँ पहुंचने के बाद इसने गूगल से सर्च किया, क्योंकि इसका तरीका यही था। और सर्च करने के बाद उस रात ये असल में तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 कोठरियों में गया, स्क्रू ड्राइवर से ताला खोलने की कोशिश की, खुला नहीं। और ये कभी दरवाज़ा या खिड़कियाँ तोड़ता नहीं था, स्क्रू ड्राइवर से ही खोलता था, महारत थी उसमें। खुला नहीं, उसे लगा कि आज की रात बेकार जाएगी, क्या करूं। फिर तीसरा अटेम्प्ट लिया, और इत्तेफाक से वो तीसरा जो अटेम्प्ट लिया वो घर रॉबिन हुड फिल्म के डायरेक्टर जोशी साहब का था, और वो कामयाब हो गया। तो खैर बाद में पकड़ा गया था। तो अब उसने कहा कि मैं अपने इलाके में, अपने राज्य में चोरी नहीं करूँगा। बिहार से बाहर निकलकर इरफान ने पिछले 12-13 सालों में करीब 12 स्टेट में चोरियाँ की। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा दिल्ली,
हरियाणा, यूपी, तो ऐसी जगहों पे कम से कम उसने 12 के करीब स्टेट्स हैं जहां उसने चोरी की। चोरी करने के बाद जितने उसने पैसे कमाए, उसने उससे अपने इलाके में 7 सड़कें बनाई, 7 रोड। करीब 60 लोगों की, जो गरीब लड़कियां थी, उनकी शादी करा दी। कई जो इलाज के लिए आते थे उनको पटना और कहाँ कहाँ जहाँ भेजना होता था वो भेज दिया। अब ये सब चलता रहा। इधर उसकी इस रॉबिनहुड छवि की कहानियाँ धीरे धीरे गांव में फैलनी शुरू हो गई। जब फैलनी शुरू हुई तो ये हुआ कि आप हमारी इतनी मदद करते हो, कुछ सरकारी स्कीम का भी फ़ायदा हो जाएगा, आप चुनाव लड़ो इरफान भाई। अब उसे भी लगा कि चलो ठीक है, लड़ लेते हैं, कुछ फ़ायदा होगा। उसने प्रधान का चुनाव लड़ा। 2016 से 2021 तक वो इसी अपने गांव का, पपरी गांव का प्रधान रहा। 2021 में उसकी वाइफ को उसने चुनाव लड़ाया, क्योंकि उसने कहा कि मैं चुनाव लड़ता हूँ, मुझे बाहर काम से जाना होता है, काम मतलब चोरी। तो फिर गुलशन को उसने चुनावी मैदान में उतार दिया। उसकी रॉबिनहुड की किस्से इतने मशहूर थे कि जब ये चुनाव हुआ इलेक्शन का, तो कुल करीब 2700 वोट थे। उन 2700 में 2200 वोट्स चोर इरफान की बीवी को मिले और भारी बहुमत से जीत गई। बाकायदा जो पोस्टर निकाले गए उसमें यही था कि आप की जो भी समस्या है, चुनाव लड़ा बीवी ने, लेकिन नाम पे अपने पति के और पति के काम के। तो ये एक तरफा चुनाव जीती। अब जिस गाड़ी में होंडा अकॉर्ड में ये चोरी करने के लिए केरल पहुंचा था, उस पर भी बाकायदा लिखा हुआ था वो अध्यक्ष ग्राम पंचायत, और उसी बोर्ड के साथ वो पहुंच गया था वहां पे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, सड़कें वड़के बनाता रहा। अब जब 21 में हो गया, तो अभी लेटेस्ट इस केरल में पकड़ने से पहले उसकी बीवी और गांव के लोग अब ये फोर्स कर रहे थे कि जब इतने ही लोगों के बीच में इमेज अच्छी है तो एक काम करो, इस बार तुम विधानसभा का चुनाव लड़ो बिहार में और पक्का जीत जाओगे। तो अब ये था कि बीवी पंचायत या सरपंच रहेगी, पति विधायक बन जाएगा, दोनों पॉलिटिक्स में होंगे। लेकिन साथ में ये तो उसने बताया कि असल में चोरी करना को मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरत थी मुझे, और ज़रूरत इसलिए थी कि लोगों की डिमांड बढ़ रही थी, और लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। मेरे पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था। मैंने कुछ बिज़नेस करने की कोशिश की, वो चला नहीं। फिर कुछ दोबारा शुरुआत की तो कोरोना आ गया, कोरोना में भी मैं नाकाम रहा। फिर मैं मुंबई गया कि कुछ वहाँ पे बेहतर कर सकूँ, वहाँ से भी नाकाम लौटा। तो बीच में मैंने जब पंचायत और फिर बीवी को चुनाव लड़ाया तो मैंने तय कर रखा था कि नहीं, अब ये चोरी नहीं करूँगा, और 2 बच्चे हो गए थे। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जब चोरी करेंगे नहीं तो मदद होगी नहीं, मदद होगी नहीं तो लोग फिर हमारे पास क्यों आएंगे मदद मांगने के लिए, और मैं किसी को खाली हाथ भेज नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगा कि यही एक तरीका है। लेकिन गांव में एक इमेज भी है कि भैया प्रधान रहे हैं, पत्नी है, तो क्या करें। तो इसीलिए अपने स्टेट को बख्श दिया कि मैं बिहार में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि जिससे मेरा नाम यहाँ तक आए। दूर दराज के हिंदुस्तान के कोने के स्टेट में जाऊँगा, और इसीलिए उसका जो मेन था वो साउथ इंडिया था, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो या फिर आंध्रा हो, इन इलाकों में चोरी करता था। इसी केरल में 1 साल पहले भी इसने एक बिजनेसमैन, बल्कि ज्वेलरी का ओनर था, उसके घर से चोरी की थी, और उस मामले में कभी पकड़ा नहीं गया था। अब ये केस उसके साथ खुल गया है। तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा इसलिए किया कि वहाँ पकड़ा भी जाऊँ, जेल भी जाऊँ, तो कम से कम उसके गांव तक ये खबर नहीं पहुँचेगी कि कौन चोर, हमारे इलाके से उसका क्या लेना देना। तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, और उसकी खबर, उसके चोरी करने या उसके चोर होने की खबर उसके लोगों तक ना पहुँचे, इसलिए उसने ये तय किया कि वह दूर दराज के स्टेट में ही चोरी करेगा। और यही वजह है कि वो बाकायदा 2500-3000 किलोमीटर बाई रोड तय करता था चोरी करने के लिए। उसने ज़िंदगी में कभी किसी को हथियार के साथ किसी घर में नहीं घुसा, कभी किसी के साथ चोरी के दौरान में किसी को इंजर्ड नहीं किया। बस एक स्क्रू ड्राइवर, चोरी और बाहर। लोकल जो सामान, चोरी का जो सामान होता था, ये हमेशा इसने
लोकल लॉ उन स्टेट में जाकर बेचा जिस स्टेट में इसने चोरी नहीं की। मतलब चोरी कहीं और, चोरी का माल उन स्टेट में जहाँ उसने चोरी नहीं करनी है, और फिर पैसा लाकर वहाँ 20% अपने लिए, 80% बाकी के काम के लिए। और इसी के ज़रिए अब उसे आगे विधायक भी बनना था, क्या पता आगे बन भी जाए। तो वहाँ के जो पुलिस अफसर थे उन्होंने जब इसकी पूरी कहानी सुनी तो बोले कि जब तुम इतना अच्छा काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये चीज़ छोड़ क्यों नहीं देते। उसने पलट कर जवाब दिया कि मैं इसको छोड़ दूंगा, बस इतने पैसे हो जाए कि लोगों की ज़रूरत पूरी कर दूँ। उसने कहा कि मेरी बीवी भी अब ये कह रही है कि तुम्हारे 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, वो बड़े हो रहे हैं। अभी तक यहाँ पे है कि गांव में इज्जत है, लोग आते हैं कि प्रधान या सब पंचायत मेंबर उसके बच्चे हैं, लेकिन अगर पता चलेगा कि पापा चोर हैं, जेल जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर उनका क्या होगा। तो इसीलिए उसने कहा था कि नहीं, अब मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, और अगर मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा तो उससे पहले छोड़ूंगा, लेकिन उस छोड़ने से पहले इतना दौलत रख लेना चाहता हूँ ताकि गांव की सारी बाकी की सड़कें और बाकी चीज़ें वो सब पूरा कर लूँ, और उसके बाद फिर शराफत के रास्ते से जो काम होगा वो करूँगा। और इसी सब सोच के साथ इस बार वो साउथ इंडिया के ट्रिप पे निकला था। साउथ इंडिया के ट्रिप पे जाने के बाद उसे लगा था कि कुछ बेहतर होगा, 2-3 राउंड में काम हो जाएगा और वापस आ जाऊंगा, लेकिन पकड़ा गया, खुलासा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार उसके इस खुलासे की खबर पहली बार सारी मीडिया में आ गई, और इस मीडिया में खबर आने की वजह से ये खबर फर्स्ट टाइम उसके इन 12-14 सालों की चोरी के इतिहास में उसके अपने सीतामढ़ी के उस पुपरी गांव तक पहुंच गई। वहाँ के लोकल अखबारों ने जब ये नेशनल न्यूज़पेपर और मीडिया में खबरें आई तो वहाँ तस्वीरों के साथ उसकी खबर छाप दी, और अब उस पूरे इलाके में उसकी इस चोरी वाली बात लीक हो गई है। ये पहली बार हुआ है, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि एक वो जो गाड़ी के साथ उसने अध्यक्ष, प्रधान, और दूसरा जो उसकी कहानी और रॉबिन हुड की एक उसका नाम और छवि। तो साउथ के न्यूज़पेपर ने पहले ये खबर छापी कि एक रॉबिन हुड चोर ने एक रॉबिन हुड फिल्म के डायरेक्टर के घर में चोरी की। टैगलाइन और हेडलाइन अच्छी लगती है सुनकर। तो यहीं से फिर उसकी कहानियाँ में लोगों की दिलचस्पी शुरू हुई, तो फिर उन्होंने उसका पता करना शुरू किया। तो पता चला यार ये तो ये बंदा है, ये इधर सड़कें बनाता है, इधर शादी कराता है, इधर इलाज कराता है, और कमाल ये है कि बाउंड्री खींच रखी है इसने लकीर की, चोरी यहाँ नहीं करनी, चोरी वहाँ करनी है, वहाँ की खबर यहाँ तक नहीं आ पाएगी। तो दूर दराज भी जाता है, चोरी भी करता है, मदद भी करता है, अब चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर चुका है। लेकिन इस बार भांडा फूट गया और खबर पहुँच गई गाँव तक। अब देखना ये है कि अगली बार जब ये ज़मानत पे बाहर आएगा और गाँव जाएगा तो उन गांव के लोगों का रिएक्शन क्या होगा, जो अब तक इसको एक रॉबिन हुड मानकर चल रहे थे, जिन्हें ये सच्चाई मालूम ही नहीं थी कि जो भी इसने मदद की, जो काम किया, जो 1 करोड़ रुपए, 7 रोड बनाए थे इसने, 1 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए थे। तो वो पैसे और बाकी चीज़ें कहाँ से आएँ। अब उन लोगों को जब असलियत पता चली है तो उसके बारे में उनका नज़रिया क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब वो ज़मानत पर निकल कर आएगा। और ज़मानत पर आएगा ही आएगा, क्योंकि चोरी का मामले में कई बार वो गया है ज़मानत पर